टर्की और सऊदी अरब ने भारत के लिए कौन सी नई टेंशंस खड़ी कर दी हैं? तालिबान रजीम की कौन सी रिक्वेस्ट को भारत ने एक्सेप्ट कर दिया है? इजराइल ने कौन सी गुड न्यूज दी है? और भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के बारे में क्या कमेंट किए हैं? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्गियो गौर भारत आ गए हैं और मंडे से वो यूएस एम्बेसी इन इंडिया का चार्ज टेक ओवर करेंगे। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सर्गियो गौर की भारत में अपॉइंटमेंट से भारत को कुछ न कुछ फायदा तो जरूर होगा। हालांकि उसके लिए भी हमें एटलीस्ट 6 से 7 महीने वेट करना होगा। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज जो जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी ऑपरेट करती है, अब कंपनी ने रशियन ऑयल पूरी तरह से रोकने के बाद वेनेजुएला क्रूड ऑयल के लिए अमेरिका को रीच आउट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वेनेजुएला क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए यूएस गवर्नमेंट और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मांगा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूएस स्टेट एंड ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के साथ कुछ मीटिंग्स करके ऑथराइजेशन सिक्योर करने के एफर्ट स्टार्ट कर दिए हैं। अब ये पहली बार नहीं होगा जब अमेरिका रिलायंस इंडस्ट्रीज को वेनेजुएलन क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए अप्रूवल देगा। इससे पहले भी रिलायंस को वेनेजुएला का क्रूड ऑयल परचेज करने के लिए अमेरिका ने अप्रूवल दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लास्ट ईयर वेनेजुएला के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए काफी सारे अप्रूवल्स कैंसिल कर दिए थे और अब निकोलस मादुरो के रिमूवल के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका से फ्रेश अप्रूवल्स लेने की कोशिश कर रही है। एंड अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेकर, और ये भारत के लिए भी चिंता का विषय है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि टर्की भी सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है। कुछ महीने पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपस में एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला मारा जाएगा और सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर। और अगर ऐसा होता है तो दोनों देश डिफेंस के लिए आएंगे। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टर्की की गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट एर्दोगान इस एग्रीमेंट को एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं, यानी कि एक ट्राइलेटरल ट्रीटी की तरह, जिसमें अगर टर्की के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान और सऊदी अरब मदद करने आएंगे, और सेम इसी तरह से पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला होता है तो फिर सऊदी अरब और टर्की रेस्क्यू करने आएंगे। यानी कि टर्की भी इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा बनना चाहता है। अभी तो खैर ये एग्रीमेंट तीनों देशों के बीच में साइन नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये एग्रीमेंट साइन होता है तो फिर ये भारत के लिए बहुत ही बैड न्यूज होगी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में सऊदी अरेबिया 24th पोजीशन के ऊपर है, यानी कि काफी नीचे है, लेकिन टर्की की सेना दुनिया की 9वीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है। इवन पाकिस्तान का रैंक 12वां है और टर्की की सेना पाकिस्तान से भी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में अगर भारत के साथ युद्ध में टर्की भी पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए आता है, अपने फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, नेवल वॉरशिप्स और बाकी वेपन्स जो सारे वेस्टर्न लेवल के हैं उनको भारत के खिलाफ डिप्लॉय करता है, तो फिर एक साथ इनको काउंटर करना भारत की सेना के लिए भी काफी चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। ऊपर से टर्की तो नाटो का भी हिस्सा है, जिसकी वजह से अगर भारत के साथ कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो फिर सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स का अम्ब्रेला है, जिसकी वजह से पहले सऊदी अरेबिया और अब टर्की पाकिस्तान के साथ ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में इस ट्रीटी को ये 3 देश और भी एक्सटेंड करके दूसरी मुस्लिम कंट्रीज को भी इसमें शामिल करें और नाटो अलायंस की तरह मुस्लिम कंट्रीज की एक नई अलायंस खड़ी हो जाए, जहां पर एक भी मुस्लिम देश के ऊपर हमला करना बाकी सभी के ऊपर हमला करना माना जाएगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर टर्की भी सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट को साइन करता है तो भारत के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आने वाला है और भारत की सरकार को अपने डिफेंस बजट के ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अफगानिस्तान को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान की भारत में जो एम्बेसी है वहां पर तालिबान ने अपने नए स्टाफ की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दी है। रिसेंटली जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत आए थे, तब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि तालिबान अपने भरोसेमंद डिप्लोमेट्स को भारत भेजना चाहता है, इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के समय के डिप्लोमेट्स को रिप्लेस करने की परमिशन दी जाए। और अब भारत के अप्रूवल के साथ तालिबान रजीम ने नूर अहमद नूर को भारत भेज दिया है, जो अफगानिस्तान की भारत में एम्बेसी का चार्ज संभालेंगे और परमानेंटली न्यू दिल्ली में रहने वाले हैं। नूर अहमद नूर इससे पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट के ऊपर थे और तालिबान रजीम के भरोसेमंद माने जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्रालय को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी कंट्रीज के ऊपर स्टेटमेंट इशू की है, जो बताती है कि भारत सरकार का इस समय क्या स्टैंड है। सबसे पहले तो हैरानी वाली ये बात है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के अंदर हुए एक इंसिडेंट को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। दरअसल अमेरिका में मिनियापोलिस नाम की एक जगह है
रिसेंटली यहाँ पर यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने 37 साल की एक महिला के ऊपर फायर करके उसकी हत्या कर दी थी। यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इन लोगों को काफी पॉलिटिकल बैकिंग मिल गई है और ये डिपार्टमेंट काफी एक्टिव हो गया है। इनका काम है अमेरिका में रह रहे इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़कर जेल में डालना और कानूनी कार्रवाई करने के बाद उनको डिपोर्ट करना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आइस डिपार्टमेंट काफी अग्रेसिव अप्रोच ले रहा है, जिसमें रेड्स, पब्लिक प्लेसेस से सडन अरेस्ट और इवन लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वर्क प्लेस और इस तरह की सेंसिटिव जगहों को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लीगल माइग्रेंट्स और लीगल सिटीजन्स भी अमेरिका के अंदर काफी इनसिक्योर फील करने लगे हैं। और ये जो महिला की हत्या की गई है ये भी एक यूएस सिटीजन ही थी और यूएस बॉर्न थी। इस इंसिडेंट के बाद यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की अमेरिका के अंदर काफी आलोचना हो रही है। और इसी घटना के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने कमेंट करते हुए कहा कि मिनियापोलिस शूटिंग की डेवलपमेंट्स को लेकर भारत भी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। हम इस घटना को लेकर चिंतित हैं क्योंकि अमेरिका में एक बड़ी संख्या में इंडियन कम्युनिटी रहती है, जिसमें भारत के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं। इसलिए इस मामले के ऊपर हम करीबी से नजर बनाए बैठे हैं। ये छोटा सा कमेंट किया है भारत ने। इसके साथ ही अमेरिका के इंटरनेशनल सोलर अलायंस से निकलने के ऊपर भारत ने कहा है कि हमने अमेरिका की अनाउंसमेंट देखी है। हम बस ये कहना चाहते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट को लेकर 125 देशों में अपना मैंडेट सक्सेसफुली प्रमोट किया है, यानी 125 देश हमारे साथ है। हम अपने गोल्स को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। भारत आज भी मल्टीलेटरलिज्म का सपोर्ट करता है और हमारा मानना है कि ग्लोबल मुद्दों के ऊपर सभी देशों को एक साथ मिलकर कंसल्टेटिव और कोलैबोरेटिव एक्शन लेना चाहिए, एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये कहना है भारत का। बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हो रहे हमलों की सिचुएशन के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम लगातार देख रहे हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज, उनके घर और बिजनेस के ऊपर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हमले बार बार हो रहे हैं, जो काफी चिंता का विषय है। ऐसे कम्युनल इंसिडेंट्स को जल्दी और सख्ती से डील करना जरूरी होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि इन इंसिडेंट को पर्सनल दुश्मनी, पॉलिटिकल लड़ाई या फिर किसी और बहाने से जोड़कर बांग्लादेश की सरकार द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ऐसा करने से हमला करने वालों का हौसला और भी बढ़ता है और माइनॉरिटीज के अंदर डर और इनसिक्योरिटी और भी गहरी हो जाती है। चाइना ताइवान सिचुएशन के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कमेंट किया है एंड इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने में भारत का इंटरेस्ट है। ये कहा है भारत ने कहा है कि हम सभी पार्टी से अनुरोध करते हैं कि सावधानी बरती जाए, कोई यूनिलेटरल यानी कि एक तरफा फैसला ना किया जाए और बिना थ्रेट या फिर बिना फोर्स का इस्तेमाल किए शांति से मसलों को सुलझाने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल से। इजराइल ने पाकिस्तान को एक आज बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल पिछले कई महीनों से न्यूज निकल कर आ रही थी कि गाजा में जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात होने वाली है उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया है और पाकिस्तान भी अपनी सेना के ट्रूप्स भेजकर गाजा की इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेगा। लेकिन इजराइल ने पाकिस्तान के ट्रूप्स को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। ये न्यूज तो वैसे हमने पिछले कल ही कवर करनी थी, लेकिन पिछले कल की न्यूज 10 मिनट से बड़ी हो गई थी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इजराइल के भारत में एम्बेसडर रिवन अजहर ने कहा है कि गाजा में जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात होनी है उसमें पाकिस्तान आर्मी के किसी भी रोल को इजराइल डिसअप्रूव करता है। नॉर्मली वही देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं जिनके बीच में ट्रस्ट यानी कि भरोसा हो या फिर नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारी वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। इजराइल पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता है। इजरायली एम्बेसडर ने कहा कि गाजा स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म के अंदर इजराइल पाकिस्तान को एक क्रेडिबल और एक्सेप्टेबल पार्टनर के रूप में नहीं देखता है, यानी कि इजराइल को पाकिस्तान के ऊपर भरोसा ही नहीं है। ये स्टेटमेंट वैसे तो भारत के लिए काफी वेलकमिंग है, लेकिन इजराइल के एम्बेसडर के वर्ड्स के ऊपर इजराइल की गवर्नमेंट होती है एंड उसके भी ऊपर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। अब देखना ये होगा कि एट द एंड पाकिस्तान की सेना इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनती है या फिर नहीं। लेकिन इस स्टेटमेंट से ये तो जरूर प्रूव होता है कि इजराइल पाकिस्तान को एंट्री नहीं देना चाहता है, या फिर एटलीस्ट मीडिया में आकर तो यही बोल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान भी आजकल इजराइल के ऊपर काफी गुस्से में लग रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को कैप्चर करके अरेस्ट किया है, सेम तरीके से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को भी अरेस्ट किया जाना चाहिए और कैप्चर करके जेल में बंद करना चाहिए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर अमेरिका को मानवता की चिंता है तो फिर अमेरिका को ही इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को किडनैप करके अरेस्ट कर लेना चाहिए, या फिर टर्की भी बेंजामिन नेतन्याहू को अबडक्ट कर सकता है। हम सब पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं, ये कहना है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का, यानी कि ये चाहते हैं कि अगर अमेरिका नहीं तो टर्की इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट करे, अबडक्ट करे, कैप्चर करके अपनी जेल में बंद कर दे। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं।
कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।